हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा विपिन चौबीसा सर। और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। बेसिक सी बात कर लेते हैं। अभी जो फिजिक्स का पोर्शन हम शुरू कर रहे हैं बेटा, उसे हम यांत्रिकी बोलते हैं या मैकेनिक्स बोलते हैं ना। अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो मैकेनिक्स या यांत्रिकी, है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सभी भावी छात्र एवं छात्राएं, है ना, मेरे सभी छात्र एवं छात्राएं किताब मतलब एक कॉपी और एक पेन लेकर जरूर बैठे होंगे, है ना। और सामने स्क्रीन पर मैं हूं और आपके कानों में ईयरफोन, और आपको दुनिया में आगे पीछे क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इतना कंसंट्रेशन चाहिए। सर बोर्ड की बुक, बेटा चिंता मत करो, है ना। मैं यहाँ पर इतना मटेरियल दूंगा तुम्हें, इतनी सारी बातें बताऊंगा, वह रिवाइज करोगे, इतना पढ़ोगे, उसमें ही तुम्हारा पूरा समय निकल जाएगा, ठीक है। उसमें ही तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा और कहीं से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स, अभी ये वाला पोर्शन हम आज शुरू करने वाले हैं, है ना। देखो यार, मैकेनिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में हम एक्चुअली हमारे आसपास जो भी अगर एक ऑब्जेक्ट है, वो जो मोशन कर रहा है ना, वो गति कर रहा है, तो उसकी गति किस प्रकार हो सकती है, उसकी गति के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, वह सब कुछ यांत्रिकी या मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो मैकेनिक्स है, यांत्रिकी, उसको हम असल में दो भागों में तोड़ सकते हैं, है ना। दो भागों में तोड़ सकते हैं। यहां पर गति का अध्ययन जो होता है, गति का अध्ययन, है ना, उसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। यहां पर इसका जो पहला भाग है ना, पहला भाग क्या होता है बेटा, काइनेमेटिक्स, और दूसरा भाग होता है डायनामिक्स। क्लियर है। अब ये काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या फर्क है ना, और आपने इसमें से अगर कुछ जैसे क्लास 11 के स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो उसमें क्या पढ़ा है और अब क्या मैं पढ़ाने वाला हूं। देखो, काइनेमेटिक्स जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वह क्या होता है बेटा, कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट या कोई भी एक वस्तु गति कर रही है तो गति का कारण ना जानो आप, है ना, कारण नहीं जानो, बस इतना पता हो कि वह गति कर रही है, तो वह गति करेगी तो उसकी गति के कारण क्या क्या भौतिक राशियां, जैसे उसमें उसकी गति, उसमें वेग, चाल, दूरी, विस्थापन, त्वरण, है ना, ये सब शब्द सुने सुने से है आपने। तो यह सारे शब्दों का मतलब या इस पर आधारित क्या बढ़िया सवाल हो सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरा पोर्शन होता है बेटा, वो होता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, गति के कारण का अध्ययन, है ना। गति के कारण का अध्ययन मतलब जैसे अगर मान के चलो मेरे सामने से एक बॉल निकल कर गई, तो अब जब मैं देख रहा हूं कि ये बॉल जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये बॉल चली 10 मिनट तक, है ना, इसने कुछ दूरी तय करी, ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी काइनेमेटिक्स में। लेकिन अगर मैं यह देखने की कोशिश करूं कि यार इसे असल में वेग कहां से आया, या इसमें त्वरण जो था वो कहां से आया, इस पे बल किसने लगाया, तो वह जो कहानी है वह होती है डायनामिक्स से। किससे होती है बेटा, डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब क्या है कि वह जो गति हो रही है तो उसकी जो गति है उसका कारण क्या है असल में, है ना, कि किस कारण से उसकी गति हो रही है। क्लियर है। उसमें किसने बल लगाया, कितना बल लगा, तो जो बल की कहानी है असल में हम किस में पढ़ते हैं, डायनामिक्स ऑफ मोशन। क्लियर है। तो यह दो प्रकार से आप यांत्रिकी को तोड़ सकते हो। क्लियर है बेटा। इसे काइनेमेटिक्स डायनामिक्स ही बोल सकते हैं। गति के यहां पर गति का अध्ययन, है ना, गति का अध्ययन बिना कारण जाने और कारण जानकर। क्लियर है। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अब यहां पर सर हमें नोट्स कैसे बनाने, ये भी एक छोटा सवाल हो सकता है। कोशिश करो कि जो कॉपी हो आपकी, ना, जो कॉपी पेन से आप लिख रहे हो बेटा, तो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, देखो बहुत ध्यान रखना, जब मैं समझा रहा हूं कोई सी भी चीज, मैं जब सवाल कर रहा हूं बोर्ड पे, तो आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, पेन नीचे होना चाहिए।
उसके बाद में मैं बीच बीच में समय ज़रूर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या बेहतर है आप साथ साथ में थोड़ा थोड़ा अपनी नोट्स कॉपी में लिखते जाओ। बहुत ही खूबसूरत सी नोट्स कॉपी सभी की बनी होनी चाहिए, है ना। एक नई कॉपी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें अलग से लिखो फिजिक्स की जेई के लिए, हमारा लक्ष्य जेई 2022 के लिए बढ़िया सी किताब, है ना, जो हमारी खुद के द्वारा बनाई गई होगी, जो हमारे पर्सनल नोट्स होंगे, बढ़िया 2-3 कलर के पेन इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक पेन ले लो हरे कलर का चाहो तो, या फिर नीले कलर का, काले कलर का, लाल कलर का, 2-3 कलर के पेन बढ़िया से खूबसूरत से सजा कर सबको लिखना है ना। क्योंकि बेटा उस कॉपी से आने वाले समय में आप ही को पढ़ना है, आप ही के लिए बेहतर, आप ही का कल बेहतर बनाएगी वो कॉपी, है ना। जब, है ना, हम लोग तैयारी करते थे बेटा, तो हमारी जो नोट्स कॉपी थी वह तैयारी खत्म होने के बाद में, कॉलेज में पहुंचने के बाद में भी हमारे पास थी। इवन जो मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में मेरे नोट्स कॉपी बनाई है बेटा, 2-3 सब्जेक्ट की नोट्स कॉपी आज भी मेरे पास संभाल के रखी है मैंने, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह की, है ना। क्योंकि यार वो इतने मेहनत से बने हैं, वो बहुत बढ़िया चीज़, वो आने वाले समय में बहुत काम आते हैं हमें। क्लियर है? चलो भाई, तो अब हमने ये मैकेनिक्स और डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स में फर्क समझा। देखो, अब हम केवल स्टडी करने वाले हैं काइनेमेटिक्स की, ठीक है। तो अब काइनेमेटिक्स की स्टडी शुरू करते हैं, है ना। और इसमें कुछ और 1-2 इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपको समझा रहा हूं। देखो भाई, है ना, यहां पर एक शब्द होता है या 1-2 इंपॉर्टेंट सी बातें होती है जिसे हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझना होगा। सबसे पहली बात होती है, एक शब्द होता है गति, है ना, गति या मोशन। और दूसरा शब्द होता है ना, दूसरा शब्द होता है विराम, है ना, विराम या विरामावस्था। अब इन दोनों शब्दों में क्या फर्क है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स के हिसाब से। देखो भाई, क्या कोई भी चीज, है ना, मैं सभी से पूछ रहा हूं, सभी बच्चे मुझे बताएंगे, क्या कोई भी चीज जो गति में है और जो विराम अवस्था में है ना, उसे देखने का कुछ मापदंड होता है क्या, है ना। तुम कैसे देखकर बताते हो कि सर यह गति कर रहा है, या कैसे देखकर बताते हो कि यह विराम अवस्था में, कैसे देखकर बताओ, जल्दी से बताओ मुझे। अगर आपको कोई भी चीज को देखना है ना, कोई भी वस्तु है, तो वो गति कर रही है या नहीं, या वो विराम अवस्था में है, वो कैसे देखकर बताओगे, कैसे देखकर बताएंगे भाई कि कोई भी चीज गति कर रही है या कोई भी विराम अवस्था में है, कैसे देखेंगे भाई। असल में यह सब कुछ, है ना, कि गति कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह सब कुछ किस पर निर्भर करता है, यह निर्भर करता है कि आप कहां से देख रहे हो, है ना, कहां से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। तो जहां से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं, है ना, या इसे रेफरेंस पॉइंट भी कहा जाता है। अब यह क्या है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो यहां पर एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन चल रही है ना, ये ट्रेन चल रही है, इसके अंदर 2 दोस्त बैठे, राम और श्याम। कौन बेटा भाई, राम और श्याम, ठीक है। और नीचे, है ना, और नीचे एक पेड़ है ना, नीचे एक बल को हटा देते हैं हम, नीचे एक पेड़ है जहां पर एक और दोस्त, कोई भी एक दोस्त का नाम बताओ भाई, कोई भी एक दोस्त का नाम बता दो अपने। एक राम, श्याम और गीता। चलो भाई, गीता इन्हें बैठकर देख रही कि अगर मैं यहां पर इसे देखूं, यह v वेग से चल रहा है ना, तो अगर v वेग से देखूं, v वेग से चलती हुई ट्रेन को मैं देखूं, तो अगर गीता देखे इसे तो गीता को लगेगा राम और श्याम दोनों चल रहे हैं। राम और श्याम अगर गीता को देखे तो उन्हें लगेगा गीता चल रही है। और अगर राम और श्याम एक दूसरे को देखे तो क्या होगा, वह दोनों एक दूसरे को विराम अवस्था में नजर आएंगे, ठीक है। तो अब इसी कहानी से हमें क्या समझ आता है बेटा, कि ये जो गीता है ना, गीता को राम और श्याम चलते हुए दिखाई दे रहे थे, है ना, क्योंकि गीता ने जहां से खड़े होकर देखा तो उसे लगा कि ट्रेन चल रही है, ठीक है। राम और श्याम जब एक दूसरे को देखते हैं तो यह एक दूसरे को कैसे नजर आएंगे भाई, यह एक दूसरे को विराम अवस्था में नजर आएंगे।
अगर ट्रेन मान के चलो दिल्ली से बंबई भी पहुंच गई तो राम और श्याम वहीं बैठे रह जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आप कहां से मोशन को या गति को ऑब्जर्व कर रहे हो वह डिपेंड करता है ना। जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं या मैं अभी देखो तो क्या मैं विराम अवस्था में हूं? क्या मैं विराम अवस्था में हूं? अभी अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो क्या मैं विराम अवस्था में हूं? अरे बोलो भाई, मैं विराम अवस्था में हूं या नहीं हूं? अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं क्या विराम अवस्था में हूं? क्यों? क्योंकि मैं खड़ा हुआ, सर आप एक ही जगह पे रुके हुए, आप विराम अवस्था में हो। लेकिन मान के चलो अगर तुम में से कोई एक व्यक्ति चांद पर बैठा है ना, चांद से मेरी क्लास देख रहा है, तो जो चांद पर बैठा है उससे मैं विराम अवस्था में नजर आऊंगा क्या? क्या जो चांद पर बैठा है उससे मैं विराम अवस्था में नजर आऊंगा? नहीं। क्यों नहीं नजर आऊंगा? क्योंकि सर जो चांद पर बैठा हूं मैं तो चांद से देख रहा हूं आपको, तो सर आप तो धरती पर खड़े हो और धरती पूरी की पूरी चल रही है। तो अगर यहां पर है ना, अगर आप मुझे चांद से देख रहे हो है ना, चांद से अगर आपने मुझे देखा तो यार धरती चल रही है, तो आपको तो लगेगा मैं चल रहा हूं, है ना। तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब बेटा कि चांद से अगर आप मुझे देख रहे हो तो मैं गति करता हुआ दिखाई दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी चीज, ध्यान से समझना है मेरी बात को, आप गति और विराम अवस्था ये जो टर्म्स है या ये दो शब्द है, इनको ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी वस्तु जो है वो हमेशा विराम अवस्था में है या कोई भी वस्तु हमेशा गति कर रही है ना। गति करती हुई ट्रेन में बैठा श्याम राम को देखता है तो वो विराम अवस्था में नजर आता है, लेकिन मैं स्थिर अवस्था में हूं। लेकिन तुम मुझे अगर चांद से देखोगे तो मैं गति करता हुआ दिखाई दूंगा। या अगर गीता को राम और श्याम ही देखते तो उन्हें ऐसा लगता है, ट्रेन में बैठे हो ना, तो ट्रेन में कैसा लगता है, ये पीछे गया, पेड़ पीछे गया, पहाड़ पीछे गया, तो ये सब पीछे जा रहे हैं। मतलब क्या होता है, सब कुछ पीछे जाता हुआ लगता है। क्यों? क्योंकि असल में आप ऑब्जर्वेशन कहां से ले रहे हो, उन बातों पर कहानी सारी टिकी है। ठीक है, तो गति और विराम है ना, गति और विराम असल में क्या है बेटा, असल में सापेक्षित होते हैं। गति और विराम असल में सापेक्षित या रिलेटिव होते हैं। सापेक्षित है दोनों, है ना, मतलब ये रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट मूल रूप से गति और मूल रूप से विराम अवस्था संभव नहीं है। तो सर ऐसे तो फिजिक्स ही नहीं पढ़ पाएंगे। पहली क्लास में आप बोल रहे हो कि ऐसे कोई भी गति नहीं होगा, कोई गति कर रहा है वो विराम में है, जो विराम में है वो गति कर रहा है, तो सर ऐसे तो क्लास ही नहीं हो पाएगी, है ना, ऐसे फिजिक्स क्या पढ़ेंगे। देखो, तो इसी समस्या का हमने समाधान निकाला। क्या समाधान निकाला गया बेटा, है ना, क्या समाधान निकाला गया कि असल में जो भी गति या विराम अवस्था हम देखेंगे तो हमने क्या किया भाई, हमें जो फिजिक्स पढ़ना है या जो आगे पूरी कहानी करनी है वो तो हमें हमारी प्यारी धरती माँ पर खड़े रख करनी है। सब कुछ धरती पर ही होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया बेटा, उसके लिए हमने क्या किया, जो रेफरेंस पॉइंट या जहां से निर्देश तंत्र जो था हमारा, है ना, जो हमारा निर्देश तंत्र था वह क्या ले लिया, वह हमने धरती ले लिया, है ना, हमारी अर्थ ले ली। अर्थ ले लो, धरती ले लो, धरती पे कोई भी एक स्थिर अवस्था में खड़ा पेड़ ले लो, कोई भी बिल्डिंग ले लो, क्लियर है। तो अब हमने बोला कि अगर इसके सापेक्ष, है ना, किसी पेड़ के सापेक्ष, किसी बिल्डिंग के सापेक्ष अगर कोई भी वस्तु समय के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन, अगर कोई भी वस्तु, है ना, किसके सापेक्ष भाई, निर्देश तंत्र, है ना, निर्देश तंत्र क्या हो सकता है, निर्देश तंत्र मतलब हमारा कोई भी एक पेड़, ब्रैकेट में लिख सकते हो, पेड़, बिल्डिंग के सापेक्ष समय के साथ अगर कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे हम बोलेंगे वह गति कर रही है ना, वह क्या कर रही है, गति कर रही है। अरे बोलो समझ आया या नहीं आया, है ना। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बता दो भाई, है ना। क्या बोलेंगे कि अगर निर्देश तंत्र के सापेक्ष, है ना, निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर कोई भी वस्तु
अपनी समय के साथ स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो वह हम बोल देंगे कि वह वस्तु गति कर रही है ना। चलो बेटा, निर्देश तंत्र क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जहां से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, है ना, जैसे अभी मैंने क्या बताया आपको, निर्देश तंत्र जो हम लेंगे, है ना, जो हम निर्देश तंत्र लेंगे वह क्या हो सकता है? हमारा एक पेड़ हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकती है ना, जो भी स्थिर अवस्था में वह क्या हो जाएंगे हमारे निर्देश तंत्र। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ चलो, तो ये विराम या स्थायी के बारे में हमने समझ लिया, है ना। कोई भी स्थायी वस्तु, स्थित वस्तु और गति में, है ना, यह सब कुछ हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? ये तो बिल्कुल बेसिक सी इंट्रोडक्शन सी बात थी, है ना। अब हमें असल में क्या पढ़ना है बेटा इस पूरे चैप्टर में? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। देखो, अब हमें पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है? पूरे चैप्टर में हमें असल में पहले हम कुछ बेसिक से टर्म्स जैसे दूरी और विस्थापन, फिर चाल और वेग, यह सब कुछ छोटी छोटी सी बातें। देखो अब मैंने क्या बोला आपको फिजिक्स आता है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेरी स्टाइल में आना चाहिए, है ना, तो मजा आएगा जेईई के लिए। क्लियर है? तो बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी बातों से हम चीजें उठाना अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट दो शब्द जो शायद कक्षा 9वीं से आप पढ़ते आ रहे हो, एक होता है दूरी, एक होता है विस्थापन, है ना। मैं जल्दी से जानना चाहूंगा, क्या आपको दूरी और विस्थापन समझ में आता है? दूरी और विस्थापन क्या आपको समझ आता है? क्या होता है भाई दूरी, क्या होता है विस्थापन? क्या होता है दूरी, क्या होता है विस्थापन? दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन में किसी को कुछ पता है? दूरी और विस्थापन क्या होता है? ए और बी मान के चलो कोई दो बिंदु है ना, इन दोनों बिंदुओं के बीच में आप कोई भी पथ लो, है ना, ए से बी तक आप किसी भी रास्ते तक जाओ, है ना, तो वहां पर कोई भी रास्ता जो आप, कोई भी पथ आप यहां पर लोगे बेटा, तो वह असल में इस पथ की जो लंबाई होगी, है ना, इस पथ की जो लंबाई होगी, कोई भी पथ हो सकता है, इस पथ की जो लंबाई होगी वह असल में होता है हमारा दूरी, है ना। क्या कहलाती है वह? दूरी। और ए और बी के बीच में, है ना, देखो एकदम आसान भाषा में समझ रहा है इन चीजों को, ए और बी के बीच में आपने कोई भी, ए और बी के बीच में आपने कोई भी पथ लिया, है ना, लेकिन इन दोनों को मिलाने वाली जो सीधी सरल रेखा, है ना, जो सरल रेखा होगी इन दोनों को मिलाने वाली, है ना, या प्रारंभिक, है ना, यह क्या बोलेंगे भाई? प्रारंभिक बिंदु, और इसे बोलेंगे अंतिम बिंदु, है ना। प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिलाने वाली जो न्यूनतम दूरी होगी, यह प्रारंभिक स्थिति है, इसे इनिशियल भी बोलते हैं भाई, इनिशियल, और ये फाइनल, मतलब अंतिम स्थिति। तो फाइनल और इनिशियल, इनिशियल प्रारंभिक, इनिशियल और फाइनल मतलब प्रारंभिक और अंतिम दूरी को मिलाने वाली जो सबसे छोटी, है ना, जो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सबसे छोटी दूरी होगी उसे हम विस्थापन का नाम देते हैं भाई। यह जो दूरी होगी विस्थापन होगी। ठीक है, अब इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें, ये तो सब पता था, अब कुछ मजेदार बातें देखो यार, फिर से बोल रहा हूं 11वीं के लिए नहीं पढ़ रहे, जेईई के लिए पढ़ रहे, है ना। यहां पर ए और बी को मिलाने वाले अब और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थे, वो बातें होती है वह बता रहा हूं। ए और बी को मिलाने वाली देखो ये जो दूरियां है वह अनंत पॉसिबिलिटीज है ना। मैं चाहूं तो ए से बी 1000 रास्तों से जा सकता हूं ना। तो हर कंडीशन में जो मेरी दूरियां होगी बेटा वह अलग अलग होगी, है ना। यहां पर मान के चलो इस रास्ते से गया मैं तो यह 2 किलोमीटर था, यहां पर यह रास्ता 1 किलोमीटर था, यहां पर यह रास्ता 5 किलोमीटर था, यह रास्ता 6 किलोमीटर था। तो मैं किसी भी रास्ते से जाऊं, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूं ये सब कुछ आपके ध्यान में रहना चाहिए। देखो भाई, किसी भी रास्ते से जाऊं तो हर कंडीशन में मेरी दूरी क्या होगी भाई? अलग अलग होगी, है ना।
लेकिन यहां पर ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, डैश वाली लाइन, अगर यह 0.5 किलोमीटर है तो मैं यहां पर भले ही 1000 रास्ते ले लूं, लेकिन जो मेरा विस्थापन है वह हमेशा और हमेशा 0.5 किलोमीटर ही रहने वाला है। क्लियर है? मतलब कहने वाली बात यह है कि ए और बी बिंदुओं के बीच में, है ना, ए और बी बिंदुओं के बीच में दूरियां कितनी भी हो सकती है, लेकिन विस्थापन का मान कभी नहीं बदलता। वेरी गुड, है ना, एक्सीलेंट आयुष बेटा। हाँ बेटा, टेस्ट वगैरह जो होंगे वो कंप्यूटर से होंगे, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। चलो, तो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो सबसे कम न्यूनतम दूरी है उससे हमने विस्थापन बोला, और विस्थापन जो होता है बेटा वह कभी नहीं बदलता दो बिंदुओं के बीच में। विस्थापन हमेशा नियत रहता है, लेकिन दूरियां बदल सकती है ना। अब इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए सर हमें? अगली इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें पता होनी चाहिए बेटा, कि अगर कोई भी एक वस्तु गति कर रही है, कोई भी एक वस्तु गति कर रही है, तो उसमें उसकी गति के दौरान, अब जो बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गति के दौरान, है ना, जो विस्थापन होता है, विस्थापन जो होता है वह हमेशा और हमेशा, विस्थापन जो होता है बेटा वो हमेशा और हमेशा कम होता है दूरी से। दूरी हमेशा, अगर कोई भी वस्तु गति कर रही है तो उसमें जो दूरी होगी वह ज्यादा होगी, लेकिन उसका विस्थापन हमेशा कम होगा, है ना। क्योंकि देखो यार, अगर मान के चलो मुझे यहां से यहां तक जाना है, तो मैं यहां से घूमकर पहुंचा, तो अब मेरी दूरी ज्यादा होगी, लेकिन मेरा विस्थापन कम है, विस्थापन कम है, दूरी हमेशा ज्यादा है। लेकिन वस्तुएं भी चालाक है, हम भी चालाक है सर, है ना। कैसे चालाक है? मान के चलो सर, मैंने तो एक ट्रिक निकाला, ट्रिक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सीधे ही चले गया मैं तो, लो सर सीधे एकदम स्ट्रेट लाइन में। तो क्या होगा अब इस कंडीशन में? क्या होगा अगर मैं सरल रेखा में गति कर गया? और सर चैप्टर का नाम तो यही है, सरल रेखा में गति, बिल्कुल सही बात। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक अगर आप सीधे चले गए तो उस कंडीशन में विस्थापन और दूरी बराबर हो सकते हैं। क्या होगा भाई? इस कंडीशन में जो विस्थापन होगा और जो दूरी होगी हमारी वह बराबर हो गई, है ना। तो या तो बराबर हो सकते हैं या दूरी बड़ी होगी विस्थापन से हमेशा, है ना। तो यहां पर क्या होगा? देखो, अरे तुम सब चालाक हो तभी तो डाउटनेट पे आ गए, ज्वाइन कर लिया। देखो यहां पर क्या है, यहां पर ये दोनों बराबर हो सकते हैं, या ये ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। इस साइन से किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? दूरी ज्यादा होगी या बराबर हो सकती है विस्थापन के, ठीक है। चलो भाई, अब इसके अलावा और क्या डिफरेंस हो सकते हैं? चलो वही वाली बात हमने समझी यहां पर, गुड। अब उसके अलावा और क्या हो सकता है? उसके अलावा अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट, है ना, देखो, अगर ये अब जो चालाक वस्तुएं है ना, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगले पेज पे जाता हूं थोड़ा सा और वहां पर लिखेंगे हम। देखो, इसके अलावा जो चालाक वस्तुएं थी वो क्या कर सकती है? देखो, ए से बी जाने में, अब मैं बात करना चाहता हूं कुछ सरल रेखा में, मान के लब सीधे सीधे चल रहे हैं ना, सरल रेखा में चल रहे हैं। तो ए से बी गए, अब ए से बी जाना सरल रेखा पे चले गए, तो इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन, अरे बोलो भाई, दूरी और विस्थापन बराबर हो गए। लेकिन अगर मैं बी तक पहुंचा, है ना, और मैं भी चालाक तुम भी चालाक, मैं वापस आ गया, मैं सी पर आ गया, ए से बी गया, बी से वापस सी आ गया, है ना। तो अब क्या होगा इस स्थिति में? अगर आप ए से बी गए, है ना, ए से बी गए, तो आपका जो दूरी थी वह ए से बी हुई, है ना। ए से बी तक जाने में दूरी और विस्थापन बराबर। लेकिन जब मैं वापस आ गया बी से सी तक वापस आ गया, तो अब जो मेरी दूरी होगी, इस कंडीशन में जो मेरी दूरी होगी बेटा वह होगी ए बी प्लस बी सी। लेकिन जो विस्थापन होगा इस कंडीशन में, जो विस्थापन होगा वह विस्थापन होगा केवल एसी, विस्थापन एसी हो। वेरी गुड, एक्सीलेंट, है ना, मजा आ गया मुझे। तो ए से सी तक विस्थापन केवल एसी होगा, है ना। क्यों? क्योंकि विस्थापन क्या है यार, ए से सी में अगर मैं विस्थापन समझूं तो क्या बोला? न्यूनतम दूरी। मैं यहां पर हूं, तो यह दूरी ही मेरा विस्थापन हो गई बस।
तो अब मेरा विस्थापन कम हो गया, कम हुआ, जीरो नहीं हुआ अभी इतनी तेजी से नहीं जाना है ना, एक एक कर जाएंगे। तो क्या हुआ, विस्थापन कम हो गया, है ना। तो देखो इसमें एक और नया पॉइंट समझ में आया, यही तो फिजिक्स है। अगर छोटी छोटी बातें आपने पकड़ ली तो फिजिक्स एकदम चुटकियों में बनता है। देखो ए से बी जाना और बी से सी आना, दूरी बढ़ती जा रही थी, लेकिन यहां पर जो विस्थापन है वह तो कम हो गया। अरे बी से सी जब आ रहे थे तो विस्थापन क्या हो गया, कम हो गया, कम हुआ ना, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यह स्टेटमेंट अब मैं बोल सकता हूं कि ए से बी जाने में, बी से सी आने में दूरी बढ़ती जा रही है, लेकिन विस्थापन कम भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब स्टेटमेंट जो आपको कॉपी में लिखना है, जो आपको बात याद रखनी है कि समय के साथ जो दूरी है बेटा, दूरी समय के साथ दूरी हमेशा बढ़ती है, समय के साथ जो दूरी है वह हमेशा बढ़ती है। दूरी, ये एरो देखो भाई, मैं है ना ऐसा 1000 बार लगा दूंगा, कंफ्यूज मत हो जाना। ये ऐसे मतलब बढ़ रहा है, ऐसे मतलब कम हो रहा है, ठीक है। तो समय के साथ दूरी हमेशा बढ़ती है और समय के साथ विस्थापन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है ना। समय के साथ विस्थापन हमेशा, ध्यान रखना है भाई, समय के साथ विस्थापन जो है, विस्थापन समय के साथ बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ए से बी जाने में बढ़ रहा था, दूरी भी बढ़ रही थी, विस्थापन भी बढ़ रहा था, लेकिन बी से सी आया तो विस्थापन अब कम होने लगा। क्लियर है। तो समय के साथ दूरी हमेशा बढ़ेगी, लेकिन समय के साथ विस्थापन कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अच्छा सर, एक और नई बात पता चली, चलो एक काम करते, सी पर अब नहीं रुकते हैं और नई बातें समझते। मुझे सी पर नहीं रुकना है, मुझे और आगे बढ़ना है। मैं आ गया ए पर वापस आ गए, तो अब दूरी बताओ, दूरी बढ़ रही थी क्या? हाँ सर, अगर आप ए से बी गए, बी से सी आए, सी से वापस ए की तरफ आते जाओगे तो आपकी दूरी तो बढ़ती जाएगी। दूरी क्या है असल में, मेरी गाड़ी का पेट्रोल मान लो, मेरी गाड़ी चले जा रही है, ए से बी गए, बी से, ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं यहाँ से दूध लेने गया तो गाड़ी ने पेट्रोल लिया, फिर वापस, अरे गाड़ी बोली जो घर जा रहे तो पेट्रोल वापस कर दो। गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल लगेगा, है ना। अब भले तुम गाड़ी को ले जाकर वापस ले आओ, मतलब आप चलोगे, दूरी बढ़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कहां जा रहे हो। क्लियर है ना। तो यहां पर जब मैं वापस आ जाऊंगा तो इस कंडीशन में जो विस्थापन हो जाएगा, है ना, ए टू बी टू सी टू ए, जो मेरा विस्थापन हुआ वह 0 हो गया, लेकिन दूरी 0 नहीं होगी, दूरी हमेशा बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, और मजा करते हैं थोड़ा सा। मान के चलो मैं ए पॉइंट को क्रॉस करके यहां पहुंच गया, ए बी सी डी पर पहुंच गया, डी पर, चलो भाई डी पर पहुंच गया, डी पर। तो अब सर क्या नया पॉइंट बताओगे आप? बिल्कुल, देखो एक और बहुत बड़ा डिफरेंस बताता हूं मैं तुम्हें। अगर मैं डी से ए से वापस डी पर पहुंच गया तो अब बताओ मेरा जो विस्थापन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? विस्थापन, है ना। दूरी तो यार ए से बी जाओ, बी से सी आओ, सी से ए आओ, ए से डी जाओ, दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है। दूरी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। दूरी हमेशा क्या होती है भाई? पॉजिटिव, है ना। लेकिन जो विस्थापन है वह अब नेगेटिव हो गया। मुझे कैसे पता सर नेगेटिव हो गया? अरे यार यह एक नंबर लाइन सोच लो यार, गणित में ऐसा बचपन में नहीं करते थे कि यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो यहां से अगर इस तरफ गया मैं तो यह नेगेटिव हो जाएगा, और इस तरफ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो विस्थापन जो है वह मेरा नेगेटिव हो गया। तो मतलब क्या हुआ बेटा? विस्थापन नहीं, खतरनाक वाली चीज है भाई। यह विस्थापन नामक जो चीज है वो कुछ भी हो सकती है। सर कुछ भी हो सकती है कहने का मतलब क्या हो गया? यार ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। विस्थापन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ऋणात्मक, धनात्मक, 0, कुछ भी हो सकता है। अरे ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 है ना, ये VE लिखना मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव है ना, 0। तो विस्थापन कुछ भी हो सकता है।
है ना। तो यहां पर ये विस्थापन जो है वह नेगेटिव हो गया। तो विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो में से कुछ भी हो सकता है, यह इंपॉर्टेंट सी बातें थी। अब इसमें एक और लास्ट बात बता रहा हूं, है ना, जो दूरी और विस्थापन में आपको पता होनी चाहिए। असल में जो भौतिक राशियां होती है बेटा, हम उन्हें दो तरीके से बांट देते हैं। एक होती है सदिश और एक होती है अदिश। क्या तुम्हें थोड़ा बहुत सदिश और अदिश के बारे में पता है? वैसे मैं सदिश फिर से पढ़ाऊंगा तुम्हें, है ना, सदिश पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। तो क्या तुम्हें सदिश और अदिश के बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान है? सदिश और अदिश के बारे में थोड़ा सा ज्ञान अगर हो तो बताओ। देखो भाई, असल में जितनी भौतिक राशियां है, 2 मिनट में फटाफट बता देता हूं, फिर मैं सदिश पढ़ाऊंगा अलग से, है ना। समय के साथ दिशा में परिवर्तन, हाँ देखो क्या होता है बेटा, असल में 2 राशियां होती है हमारे पास, एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है, ठीक है। तो जिन राशियों में 2 चीजें हैं, है ना, हाँ यहां लिख देते हैं हम। देखो भाई, असल में जो दूरी होती है वो सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि क्या होता है बेटा, वह राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है या मान होता है। हाँ बेटा, मैथ्स में वेक्टर बोलते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। यह वह राशियां होती है जिनमें केवल मान होता है, परिमाण, या जिनमें केवल वैल्यू से आपको मतलब है ना। इनका मान, मैग्नीट्यूड, वैल्यू, मैग्नीट्यूड, परिमाण कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड, या इसे आप लिख सकते हो इनका परिमाण कितना आ रहा है, उनसे मतलब होता है ना। ये अदिश राशियां हो जाएंगी, लगा देते इसके, अदिश राशियां, यह अदिश राशियां है बेटा। और जो सदिश होती है, सदिश मतलब वेक्टर, है ना, सदिश मतलब क्या होता है, वेक्टर। तो यह जो विस्थापन है यह असल में सदिश राशि होता है। अब सदिश या वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, यह वह राशियां है जिनमें दूरी मतलब मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, इनको 2 चीजें चाहिए, है ना। ये बहुत डिमांडिंग है, मतलब इन्हें क्या क्या चाहिए भाई, इन्हें परिमाण या मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, और साथ ही साथ इन्हें दिशा या डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए या दिशा चाहिए यहां पर, ठीक है। वह राशियां जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है वह सदिश राशियां कहलाती है। अगर विस्थापन में, हाँ बिल्कुल, देखो असल में क्या होता है बेटा, जो विस्थापन था, है ना, तो विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है या 0 भी हो सकता है। तो वह कैसी राशि है, वह सदिश राशि है। बाकी यह कैसी है, अदिश राशि, है ना। देखो यार, सदिश अदिश को ऐसा आसानी से समझ लो यार, एक लाइन में, मतलब ये ठीक है यार, ये डेफिनेशन वगैरह जब तक को फिजिक्स का फील नहीं आता ना, तब तक मेरे को जिंदगी में मजा नहीं आता है। देखो मान के चलो, एकदम आसान शब्दों में समझाऊंगा। तुम यहाँ पे खड़े हो, यहां से तुम्हें एक व्यक्ति ने खींचा, फिर एक और व्यक्ति ने तुम्हें इधर ही खींचा, तो कहां जाओगे? सर ऑब्वियस सी बात है, दोनों इधर से खींचो तो हम उधर चले जाएंगे। एक व्यक्ति ने मुझे इधर से खींचा, दूसरे व्यक्ति ने इधर से खींचा, बराबर जोर लगा खींच रहे, मैं कहां जाऊंगा? कहीं नहीं जाऊंगा। इधर एक है मोटा बच्चा 80 किलो का, और इधर एक है छोटा प्राणी 20 किलो का, 20 नहीं 40 किलो का। तो अब ये दोनों खींच रहे हैं, तो मैं कहां जाऊंगा? सर ऑब्वियस सी बात है, 80 किलो वाले की तरफ चले जाओगे। ये कैसे समझ में आ गया यार तुम्हें ये कैसे समझ में आया? सर ये ज्यादा था, ये कम था। ज्यादा कम तो तुमने देखा, साथ ही साथ तुमने दिशा भी देखी, तुमने यह भी देखा कि मैं किस तरफ जाऊंगा। बस यह सदिश था, और जिसमें अगर तुम्हें दिशा देखने की जरूरत ना पड़े। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी है, मैंने पेट्रोल डलवाया, मैं घुमाऊं, कहीं भी घुमाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, कहीं भी जाऊं, है ना, क्या मतलब है? गाड़ी का पेट्रोल खत्म होगा बस, और गाड़ी चलती जाएगी। तो मेरे को दिशा से मतलब है क्या, है ना? ऐसा तो होता नहीं है कि अगर मैं अपनी गाड़ी लेके निकला, अरे यार आज तो मामा के घर जाऊंगा, तो गाड़ी बोलेगी अच्छा मामा के घर जा रहा है, चल कम पेट्रोल लेते हैं। अच्छा आज तो मैं जा रहा हूं मार्केट शॉपिंग करने,
अच्छा शॉपिंग करने, आज मैं ज़्यादा पेट्रोल खाऊंगी, ऐसा तो करती नहीं है गाड़ी भाई। गाड़ी को कोई मतलब ही नहीं ना, गाड़ी को इससे मतलब है कि तुम जो चल रही है उसमें कितनी दूरी चली। तो यह क्या हो जाता है भाई, यह हो जाता है सदिश, सॉरी अदिश, मतलब यह हो जाएगा दूरी। और विस्थापन मतलब क्या होता है भाई, यह सदिश राशि होता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ देखो भाई, यह अब कुछ जो मैंने आपको बताया वह सब कुछ पॉइंट के माध्यम में यहां पे आपके लिखा हुआ है SP स्टार पॉइंट्स, जैसे है ना, SP मतलब मेरा नाम है बेटा, है ना, शुभम पालीवाल। SP स्टार पॉइंट्स, जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए वही सारे स्टार पॉइंट्स आपके लिए यहां पर, जिनसे आप जेई के एक कदम आगे जाओगे, जेई पे एक कदम आगे की तरफ बढ़ोगे जेई के एग्जाम के लिए। पहला SP स्टार पॉइंट, दूरी एक सदिश राशि जबकि विस्थापन अदिश राशि, जबकि विस्थापन सदिश राशि होता है। दूसरा, दूरी पथ पर निर्भर करती है जबकि विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता, वह अंतिम व प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। क्लियर। तीसरा SP स्टार पॉइंट, गतिशील वस्तु के लिए दूरी जो शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। चौथा SP स्टार पॉइंट, दो निश्चित बिंदुओं के मध्य अनंत दूरी संभव है, क्योंकि दो निश्चित बिंदुओं के मध्य अनंत पथ संभव है ना। यह पॉइंट भी मैंने डिटेल में बताया था, सबसे पहले हमने इसी पॉइंट से शुरुआत करी थी। उसके बाद में दो दिए गए बिंदुओं के मध्य विस्थापन का केवल एक ही मान संभव है ना। दूरियां कितनी भी हो सकती है लेकिन विस्थापन हमेशा एक ही मान रहता है। अगला SP स्टार पॉइंट, यदि गति दिशा में परिवर्तन के बिना सरल रेखा में हो तो दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं, और उसके अलावा अगर ऐसा नहीं हो तो अन्यथा क्या होगा भाई, जो दूरी होगी विस्थापन से बड़ी होगी ना। और आखिरी पॉइंट, विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर या कम हो सकता है लेकिन कभी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। दूरी जो होगी वो हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी। किसी को किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते आगे सवालों की तरफ। हाँ भाई, किसी को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। नहीं बेटा, स्क्रीनशॉट लेना कंपलसरी नहीं है ना, लेकिन ठीक है, आपको ऐसे भी ये नोट्स में मिल जाएगा, है ना। ये सब कुछ नोट्स में मिलेगा आपको, सारे SP स्टार पॉइंट्स आपको मिलेंगे नोट्स में। किसी को किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन हो तो पूछो, या जिंदगी का मजा आया हो तो बताओ। चलो देखो भाई, विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर या कम हो सकता है लेकिन कभी दूरी से अधिक नहीं हो सकता, है ना। यह वाला पॉइंट बेटा हमने देखा था, यही वाली बात मैंने आपको समझाई थी। क्या समझाई थी कि यार इसमें से देखो, ये जो विस्थापन होता है, अगर आप सरल रेखा में चल रहे हो तब दूरी और विस्थापन बराबर होंगे, वरना दूरी हमेशा ज्यादा होगी। यार ये सब दूरियां है, यह सब इतने सारे जो जाल से दिखाई दे रही है दूरी, और केवल डॉट 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 वाली लाइन विस्थापन है। तो विस्थापन जो है वह जो होगा, विस्थापन वह हमेशा कम होगा, है ना, या बराबर ही हो सकता है। चलो हाँ, नोट्स बेटा आपको मिल जाएंगे, क्लास के बाद ही मिल जाएंगे ना। अच्छा, परिमाण मतलब, अरे परिमाण मतलब यह मैं चला 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर का है, जका है भैया, ई का होत है, ई होत है परिमाण। आवत है समझ में, है ना। यह क्या हो गया, परिमाण। यह जो जितना मान मैग्नीट्यूड, उसको क्या बोलते हैं हम, परिमाण बोलते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते सवालों की तरफ। जल्दी से अपना दिमाग तेज कर लो। हाँ भाई चलो, पहला सवाल आपके सामने है ना, जल्दी से इसका जवाब बताओ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। पहला प्रश्न आपके सामने है ना, बढ़िया सा प्रश्न। निम्नलिखित में से सही संबंध बताइए भाई, जल्दी से निम्नलिखित में से सही संबंध आपको बताना है।
ध्यान से देखो, ध्यान से। 4, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो भाई, हाँ तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा चौथा। चौथा इसका सही जवाब होगा। क्यों सही जवाब होगा भाई, यह अब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि है ना, क्योंकि यह मैंने बहुत बार बता दिया। क्या होगा भाई, दूरी जो होगा वो दूरी हमेशा ज्यादा होती है विस्थापन से। ठीक है, चलो राइट, एक्सीलेंट, राजस्थान से हो, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ भाई, हम भी कोटा से ही है बेटा, कोटा में ही थे, उसके पहले जयपुर में थे। हमने हमारा बहुत ज़्यादा समय राजस्थान में काटा है। चलो भाई, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। यदि विस्थापन शून्य हो तो दूरी क्या होगी, है ना। देखो, अब इसी प्रकार के सवालों से आपको समझना है बातें। इन दोनों में से एक चुनो, शून्य हो सकती है या शून्य ही होगी, है ना, यह चुनो भाई। इनमें से क्या चुनोगे, यह इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। दूरी विस्थापन शून्य है तो दूरी क्या होगी, दूरी विस्थापन शून्य है तो दूरी क्या होगी? 1 होगा, शून्य हो सकती है। यदि शून्य विस्थापन है तो दूरी क्या होगी? हाँ भाई देखो, असल में अगर विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। ये मुझे कैसे पता चलेगा भाई, है ना, ये कैसे पता चलेगा कि अगर एक वस्तु गई और वापस आ गई तो इसका विस्थापन क्या है? इसमें विस्थापन, इस स्थिति में विस्थापन शून्य हो गया है, विस्थापन 0 हो गया है, लेकिन दूरी 0 नहीं है, दूरी शून्य नहीं हुई है। क्लियर है ना। लेकिन शून्य ही होगी कहने का मतलब क्या हो जाता है कि चाहे जो हो जाए। यही तो बात है आपको समझनी है जेईई के लिए, कि कैसे शब्दों के साथ खिलवाड़ किया जाता है आपके साथ। क्या कि यहाँ शून्य हो सकता है, शून्य ही होगा, है ना। तो इन दोनों में क्या फर्क है भाई, ये कंपलसरी कि चाहे जो हो जाए यही आंसर होगा, लेकिन ये तो हो सकता है ना यार। देखो, विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन ऐसी भी तो स्थिति हो सकती है, या एक बालक यहां खड़े होकर किसी को निहार रहा है, तो अगर यह निहार रहा है मतलब खड़ा है, तो यहां पर जो विस्थापन होगा वह भी शून्य होगा, और इसकी जो दूरी होगी वह भी शून्य ही होगी। दूरी विस्थापन दोनों शून्य हो गया भाई इस कंडीशन में, देख लो। तो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कि विस्थापन शून्य भी हो, है ना। तो हो सकता है कि यहां पर विस्थापन शून्य हो, दूरी भी शून्य हो, या विस्थापन शून्य दूरी शून्य नहीं हो। चलो, हाँ बेटा, ये वही एग्जांपल लिए मैंने दोनों के लिए। यहां देखो भाई, यहां देखो, अगला सवाल, यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई। अगर दूरी शून्य है, बेटा नोटबुक में क्या नोट करना है, अभी तो ये जो सवाल चल रहे इन्हें बस सॉल्व करते जाओ, यह सवाल आपको मिल जाएंगे ना, तो ये बाद में आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या आप चाहो तो साथ साथ में एक एक लाइन है ये लिख सकते हो। सेकंड होगा शून्य ही होगा। अगर दूरी शून्य है तो विस्थापन शून्य ही होगा। बहुत सही बात भाई, बहुत ही ज्यादा सही बात। अगर दूरी शून्य है मतलब कि यार कोई किसी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की दूरी शून्य मतलब खड़ा हुआ है यार, ये तो दूरी शून्य है, तो विस्थापन को शून्य होना ही पड़ेगा, है ना। तो देखो भाई, शब्दों का खिलवाड़, शब्दों का जाल बिछाया जा रहा है। क्या हो सकता है, ऐसा स्टेटमेंट भी आ सकता है कि अगर दूरी शून्य है, ध्यान से समझना, दूरी शून्य है तो विस्थापन शून्य होगा ही होगा, लेकिन विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर है। दोनों बातें जो अभी मैंने बताई, दोनों प्रश्न हमने जो देखे, उनका निष्कर्ष। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, जल्दी से इसका जवाब बताओ। यहां पर यह ए बिंदु है, यह बी बिंदु है ना। अब आपको बताना है, एक वस्तु यहां से 4 मीटर गई, फिर इधर 7 मीटर गई, फिर नीचे 7 मीटर आई और इधर 3 मीटर गई, बी बिंदु पर पहुंची। दूरी एवं विस्थापन, जल्दी से जवाब बताएंगे सभी छात्र एवं छात्राएं। दूरी एवं विस्थापन क्या होगा? दूरी एवं विस्थापन क्या होगा? दूरी एवं विस्थापन क्या होगा? अरे निकाल दिया आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। दूरी और विस्थापन क्या होगा? दूरी 21, वेरी गुड बेटा,
दूरी और विस्थापन क्या होगा सब कुछ पता चलेगा बेटा, है ना। दूरी 21 मीटर होगी, बिल्कुल सही। विस्थापन बताओ, विस्थापन दूरी हो गई 21 मीटर। 21 मीटर कैसे आया भाई, है ना। बाकी सब विस्थापन निकालो, तब तक मैं बता देता हूं दूरी कैसे आई। 4 + 7 + 7 + 3, है ना। देखो भाई 21 आ रहा है। विस्थापन बताओ भाई कोई, विस्थापन -1। थोड़ा गणित लगेगा, अब इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। तुम हो गणित के छात्र एवं छात्राएं, तो इतना गणित तुमसे बनना चाहिए। विस्थापन 4 मीटर, 7 मीटर। अच्छा और कोई कुछ, 8 मीटर। चलो भाई अब हमारी बारी। विस्थापन क्या होगा, विस्थापन असल में ये होगा सर, ए से बी को मिलाने वाली जो सरल रेखा होगी वह असल में विस्थापन होगा, है ना। तो देखो भाई अब विस्थापन क्या है, यह विस्थापन है। तो अब ये कैसे निकालेंगे। अब अगर आपको यह दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी निकालनी है, तो थोड़ा सा टिपिकल होगा, है ना। कैसे निकाल सकते हैं, अभी भी 4 मीटर बच्चों का आंसर आ रहा है। देखो भाई कैसे निकालेंगे, लगाओ इसमें ज्योमेट्री और बना दो एक ट्रायंगल, है ना। लगाओ इसमें ज्योमेट्री और बना दो एक ट्रायंगल, है ना। देखो जब भी आपको इस प्रकार का सवाल आए जिसमें कोई अलग कहीं पर भी विस्थापन वगैरह निकालना पड़े, तो 99% समय मान के चलो कि बनेगा एक बढ़िया सा ट्रायंगल, है ना। अब यह जो त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज में अगर मैं ध्यान से बातें समझूं बेटा, तो ये यहां पर मान के चलो मैंने बोल दिया एक बिंदु हो गया O। अब यह समझो, देखो ध्यान से, यह 4 मीटर है, यह पूरा 7 मीटर है। मतलब कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वह होगी 7 मीटर, है ना। यहां पर देखो भाई, यहां से यहां तक की पूरी जो दूरी होगी, पेन रख दो, सभी से अनुरोध है कृपया पेन रख दे, यहां पर ध्यान दे। यहां से यहां तक की जो पूरी दूरी है बेटा वह 7 मीटर है। तो यहां से जो ए से ओ तक की दूरी होगी वह होगी 3 मीटर। देखो भाई, हाँ 5 मीटर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड बेटा, सही है, सेट है। अब सही आया, लड़का होशियार तो है। देखो यह 3 मीटर है, अब ध्यान से समझना, है ना। 5 मीटर, वेरी गुड बेटा। देखो यहां पर यह 7 मीटर पूरी दूरी है, यह 4 मीटर दूरी है, यह कितना बचेगा, 3 मीटर बचेगा। उसी प्रकार यहां से यहां तक की पूरी दूरी कितनी है, 7 मीटर। यह कितनी दूरी है, 3 मीटर। तो बची कितनी दूरी यहां पर, जल्दी से बताओ जरा मुझे, यह कितनी दूरी बची, है ना। यह दूरी बची 4 मीटर, है ना। तो बस यहां पर इस त्रिभुज को अलग से सोचो, थोड़ा सा जोड़ दो अपने दिमाग पर। यह आ गया सर 3 मीटर, यह आ गया 4 मीटर। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ए बी, वह अब लगाएंगे हम पाइथागोरस का प्रमेय और हम लिख देंगे ए बी का स्क्वायर जो होगा वह होगा 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, और यह ए बी का मान आ जाएगा 5। यह होगा मेरा विस्थापन। फिर से देख लो, मुझे पता है कुछ लोगों को थोड़ी समस्या रही होगी। बेटा पहले पेन रख दो। देखो एक बात ध्यान से समझ लो, है ना। तुम्हें समय मिला था, जितना हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ और भी अच्छी बात है, हो गया बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन जब भी मैं यहां पर समझाऊं, पहला सवाल समझा रहा था, है ना, तो आपको क्या करना है, जब भी मैं बोलूं यहां देखो, पेन रख देना है। अब मेरी बारी, आपकी बारी होगी, अब मेरी बारी, ठीक है। तो यहां पर है टर्न बाय टर्न खेलेंगे, इट्स माय चांस नाउ, है ना। तो यहां पर यह दूरी मैंने निकाली, कैसे निकाली भाई, पूरी 7 थी, इतनी 4 बची 3, यहां से यहां पूरी 7 है, 3 बची 4, 3 4 5, है ना। ये 5 कैसे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बताओ भाई। हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अरे बड़े अगले सवाल की ओर। नाचता हुआ प्रश्न। चलो अगला सवाल भाई, अगला सवाल, है ना। आपको बताना है कि यदि, है ना, आपको क्या बोला गया भाई सवाल में, तो ये बेसिक सा मैथ से थोड़ा सा, है ना। आपको बोला गया है यदि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति आपको दी गई है
2,6,9 तथा अंतिम स्थिति दी गई है 8, -2,19। तो विस्थापन बताइए, विस्थापन बताइए। देखो भाई, अरे कर पाओगे क्या या मैं कर दूं सीधे? विस्थापन आपको बताना भी, विस्थापन क्या फॉर्मूला लगाओगे? गणित के छात्र एवं छात्राएं बताएंगे विस्थापन गणित लगाकर। बताओ भाई विस्थापन क्या होगा, है ना? जिन बच्चों ने शुरुआत कर दी है बहुत बढ़िया बात है ना, वरना इसमें फॉर्मूला लगाओ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। यह दूरी का फॉर्मूला होता है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में। बेटा ये 6, -8, 10 निकाला, इसका परिमाण निकालो। आपने वेक्टर से सॉल्व कर दिया, इसको लिखो √6² + 8² + 10², वो निकालो, वह आंसर है। बाकी बच्चे सभी इसे सॉल्व करेंगे। आपको स्थिति दी गई है, विस्थापन बताना है, तो भाई देख लो, बस इसी को सॉल्व करना है, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला कहां से आया? अरे ये दूरी, ये जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, है ना, उसमें दूरी का फॉर्मूला बचपन में आपने हो सकता है क्लास 10th में पढ़ा होगा, या ये क्लास 11th में भी पढ़ते हैं, है ना, कि x2 का x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसे उजागर करें। देखो x2 x1 y2 y1 प्लस z2 z1 19 - 9 का वर्ग, यही हमारा जवाब होगा। √10√2, वेरी गुड, एक्सलेंट। 10√2 10√2 10√2। देखो यहां पर हो जाएगा वर्गमूल, यह कितना हो गया भाई? 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग, -8 का वर्ग लिखना चाहिए वैसे कायदे से, धन 10 का वर्ग। तो यहां पर हो जाएगा 36 धन 64 धन 100, वर्गमूल 200, जिसे आप लिख सकते हो 10√2 मीटर्स। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है क्या भाई? क्या अगले प्रश्न के लिए तैयार हो सभी? अरे बोलो भाई, अगले प्रश्न के लिए तैयार हो? देखो भाई 10 बेटा 2√50 नहीं आएगा, 10√2 आएगा, है ना, उसमें से 200 में से 2 जीरो बाहर जाएंगे तो 1 जीरो बचेगा। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न आप सभी के सामने, है ना, एक वृत्तीय पथ पर विस्थापन बताना है आपको, है ना। देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, है ना, और सवाल जोरदार मजेदार कराए जाएंगे, है ना। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तभी मजा आएगा जिंदगी का। यह होगा, मान के चलो एक ए से किसी बिंदु बी तक किसी कोण थीटा पर कोई एक वस्तु ए से बी तक एक वृत्तीय पथ पर, यह एक चाप पर गई, तो इसका विस्थापन एवं दूरी बताएंगे, दोनों बताएंगे, विस्थापन और दूरी दोनों निकालेंगे हम भाई। विस्थापन और दूरी, थोड़ा गणित, है ना। देखो ये सब आप गणित वाले हो इसलिए आपको कराया जा रहा है ना। नीट वीट में ऐसा नहीं करवाते, ये तो आपके लिए खास, है ना। हाँ व्यास होगा बेटा, ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक ही जा रहा है, त्रिज्या आर माननी है हमें, त्रिज्या आर माननी है। स्पेशल जेई वाले बच्चों के लिए सवाल, जेई के लिए सवाल है ये, है ना। यहां से अब लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ भाई बताओ क्या होगा ए से बी तक का तामझाम? देखो भाई कैसे करेंगे, ए से बी तक की दूरी निकालो। पहले तो दूरी निकालना बहुत आसान बात है बेटा। अगर यहाँ आर है, ये कोण थीटा है, तो ये जो दूरी होती है, वह आर थीटा होती है, आर थीटा, है ना। सभी बच्चे मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे, है ना। बढ़िया सवाल है, बढ़िया बातें हैं। यह आर थीटा कैसे होती है, क्या होता है? विस्थापन आर नहीं बेटा, विस्थापन आर नहीं होगा, बताता हूं क्या होगा, क्या चक्कर है ना, समझो आराम से। दूरी
दूरी है वो आर थीटा है। ये दूरी आर थीटा का फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया, असल में ये आसान सा गणित है। अरे तुमने त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया ना, दूरी हाँ थीटा आर होगी है ना। यह कैसे, त्रिकोणमिति से आया, ट्रिग्नोमेट्री, आसान से ट्रिग्नोमेट्री। क्या है सर इसमें ट्रिग्नोमेट्री, बेटा अगर है ना ये जो थीटा है, ये बता देता हूं पहले, ये थीटा जो है वो रेडियंट में है, ठीक है। तो अगर ये थीटा रेडियंट में है तो क्या होगा, कैसे होगा, देखो भाई, तो यह दूरी आर थीटा कैसे होती है ना, यह रेडियंट में है। अब कैसे पता करेंगे हम, असल में देखो बेटा क्या होता है कि अगर यह मेरे पास एक चाप है ना, तो जो चाप की लंबाई होती है एल है ना, वह दी जाती है। अगर यहाँ पे कोण आर है तो ये मैथ से त्रिकोणमिति से आता है, आसान सा फॉर्मूला, ये होता है आर थीटा के बराबर है ना। जो तुम अभी तक, हाँ दूरी बराबर चाप बटा त्रिज्या, वेरी गुड है ना। जो अभी तक तुम बचपन से है ना 2 पाई आर, अरे इसके परिधि का फॉर्मूला रटते आए हो 2 पाई आर, वो असल में यही है ना। वो जो तुम्हें बचपन से बताया गया वो सब मोह माया था ना, वो सब बहकाने के लिए, बचपन में बहकाने के लिए। असली फॉर्मूला ये है ना। देखो असल में यह क्या होता है, रेडियंट में रखा जाता है। रेडियंट क्या होता है बेटा, जैसे डिग्री होता है वैसे रेडियंट है ना, जो हम कोण मापते हैं उसके लिए एक मात्रक होता है। तो असल में 180 डिग्री जो होता है ना, देखो ध्यान से, अब तुम्हें जो पढ़ा और जब मैं बता रहा हूं एक जैसा लगेगा। जो 180 डिग्री होता है वह पाई रेडियंट के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं 360 डिग्री पूछूं आपसे तो कितना हो जाएगा, सर ये तो 2 पाई रेडियंट हो जाएगा। तो अगर यह 2 पाई रेडियंट हो गया है ना, यह 2 पाई रेडियंट हो गया, तो यहां पर इस कंडीशन में बेटा देखो, अगर मैं एल का मान पूछूं तुम्हें तो थीटा की जगह 2 पाई रख दो, तो जगह 2 पाई गुणा आर। और अगर 2 पाई है तो सर मतलब गोल घुमाऊं मैं तो पूरा है ना, गोल घुमे तो गोल घुमे, सरकमफरेंस जो परिधि का फॉर्मूला होता है, सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। तो वही वाली चीज तो मैं बोल रहा हूं यहां पर तुम्हें, ठीक है। अगर आधा घूमे तो यहाँ पे थीटा की जगह पाई रख लो तो पाई आर हो जाएगा है ना। जो अगर अर्धवृत्त होता है तो उसमें जो परिधि होती है बेटा वो पाई आर होती है। यही संपूर्ण फॉर्मूला है ना। बाकी सब तो बस ऐसे ही रट लिया था, यही बेसिक था, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी कोण थीटा पे बात करूं, किसी भी कोण थीटा पे बात करूं, तो उसके लिए आप यहां पर जो दूरी है वह देख सकते हो आर थीटा। क्लियर है, चलो भाई। और अब हम इसके विस्थापन पे बात कर लेते हैं आखिरी, है ना। 1400 स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ कम समझ आया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, असल में थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट है ना, ये मैथ्स का पार्ट है। इसमें ये बस इतना आप ये वाला फॉर्मूला देखो यार, अगर मैं गणित भी पढ़ाऊं तुम्हें, मैथ्स भी पढ़ाऊं, तो मैं भी यही बताऊंगा, ये जो चाप का है ना, ये चाप की लंबाई होती है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है एल बराबर आर थीटा, है ना। या असल में जो थीटा है बेटा उसे डिफाइन ऐसा किया गया, या कोण की, या जो थीटा की डेफिनेशन होती है वह होती है एल बटा आर, है ना, कि यहां पर कितना कोण बनेगा, है ना। अगर कहीं पर भी कोई भी कोण बन रहा है तो वह कोण कितना बनेगा वह इस पर निर्भर करेगा कि यहां पर चाप कितनी लंबी बनी है और यहां पर इसकी त्रिज्या कितनी थी, है ना। तो असल में जो कोण की परिभाषा होती है वो होती है चाप बटा त्रिज्या, ठीक है। तो ये चाप बटा त्रिज्या, तो यहां से मैं चाप को क्या लिख सकता हूं बेटा, ये लिख सकता हूं मैं त्रिज्या गुणा थीटा या कोण। तो बस उसी से मैंने सारी बातें डिराइव कर ली, एल बटा आर। वेरी गुड बेटा, है ना। अब मैं निकालने जा रहा हूं विस्थापन, है ना। सभी बच्चे यहां पर बढ़िया तरीके से ध्यान देंगे मेरी बातों पे। विस्थापन देखो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, गायब। देखो अब इसे मैंने कर दिया गायब, आ गया फिर से मेरे पास एक और गोला, और यहां पर है आर, है ना। अब देखो भाई, अब है असली गणित का खेल। यह कोण था थीटा, मुझे निकालनी है सामने वाली दूरी, है ना। मुझे क्या निकालनी है, सामने वाली दूरी। ये अरे यही तो विस्थापन होगा ना यार, ये ए है बी है तो ये विस्थापन होगा, ठीक है, ये होगा विस्थापन। अब यहां पर है ना, अब यहां पर ए बी निकालने के बहुत सारे तरीके, या तो मैं तुम्हें सदिश से बता दूं, सीधे फॉर्मूला बता दूं, ये होता है ना। लेकिन तुम हो गणित के बच्चे,
तुम्हें थोड़ा बहुत गणित आता है, तो इसलिए बस 2 मिनट में मैं फटाफट बता देता हूं कि यह असल में आप डिराइव कैसे कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट थीटा नहीं होगा बेटा। देखो यह त्रिभुज को ध्यान से समझना, एक बार में समझ गए तो मजा आ जाएगा जिंदगी का। यह त्रिभुज को घुमा के मैंने यहां पे ऐसा रख लिया, देखो मैंने कुछ नहीं करा है, इसे घुमाया, घुमा के यहां पे ऐसा रख दिया। तो अब अगर मैंने त्रिभुज को घुमाकर यहां पर रख दिया तो ए से बी दूरी मुझे बतानी है। तो अब ए से बी दूरी मैं कैसे बताऊंगा? देखो यार, मुझे पता है ये आर है, ये आर है। अरे थोड़ा सा त्रिकोणमिति आता है, सभी को आता है। मैंने क्या किया, जो कि ये आर आर थी, तो यहां से है ना, यहां से एक रेखा बनाई है ना, जो इसके लंबवत है, ए बी के लंबवत एक रेखा बना दी है ना। अब ये जो इसके लंबवत आई है, तो ये इसके लंबवत आई है, तो यहां पे कोण कितना बनाया भाई? 90 डिग्री। तो अगर यह कोण 90 डिग्री बना है, अब ध्यान समझना, मुझे निकालना है ए बी दूरी है ना। यार ये देखो, ये डायग्राम ना थोड़ा सा मतलब मैंने हाथ से बनाया, तो इसलिए ये जो इधर वाली जो भुजाएं थी वो बराबर नहीं बनी है ना। अगर भुजाएं बराबर होंगी तो वो नीचे जो ए बी होगा, एक बार थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूं फटाफट। देखो हाँ, अब आया मजा। देखो यह होगा आर, यह होगा आर है ना। मैं यह बताना चाह रहा हूं बेटा, अगर यह पूरा कोण थीटा होगा तो यहां पर अगर आपने एक, ध्यान समझेंगे सभी बच्चे, यहां पर अगर मैंने यहां पर एक लंबवत रेखा बना दी तो यह कोण बनेगा थीटा बटा 2, यह वाला कोण भी बनेगा थीटा बटा 2, और यहां होगा 90 डिग्री। क्लियर है? यह था ए बी दूरी। मान के चलो मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया डी, और यह बिंदु को नाम दे दिया सी। ठीक है, साइन थीटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, साइन थीटा लगाना है बस। देखो यह त्रिभुज इन ट्रायंगल, इन त्रिभुज ए डी सी है ना। अगर इस त्रिभुज में मैं बात करूं बेटा, तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बटा 2 जो हो जाएगा, साइन थीटा बटा 2, साइन थीटा लिख रहा हूं इस ट्रायंगल का मैं। यह क्या होता है? साइन थीटा होता है सर लंब, लंब है इसका एडी, और यहां पर जो हाइपोटेनियस है वो होगी आर। तो एडी का मान क्या निकाला मैंने? एडी का मान, एडी का मान निकाल लिया मैंने आर साइन थीटा बाय 2। एडी का मान निकाल लिया आर साइन थीटा बाय 2। प्योर जेई की तरफ बढ़ चुके हैं हम पहली क्लास से ही मजेदार तरीके से। एडी का मान आ गया आर साइन थीटा बाय 2। अब यहां पर जो एडी होगा बेटा वह होगा डीबी के बराबर, क्योंकि असल में यह जो त्रिभुज है ना, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं इनकी। ये देखो, ये भुजाएं बराबर है, यह कोण बराबर है, यह भुजा भी कॉमन होगी डीसी, तो ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हो गए। तो अगर त्रिभुज एक जैसे हो गए बेटा, तो एडी जो होगा, एडी वह डीबी के बराबर होगा। और अगर एडी और डीबी बराबर हो गए तो क्या आप एबी को 2 गुना एडी लिख सकते हो, और इसे लिख सकते हो 2r साइन थीटा बाय 2। यह कोई नहीं बोलेगा यहां पर कि सर ये ऐसे कैसे। देखो तुम सब गणित के बच्चे हो है ना, मैं बायो वालों को पढ़ाने नहीं आया हूं है ना, गणित वालों को पढ़ाने आया हूं। ये इतना गणित सबको बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से समझ में आना चाहिए कि ए बी का मान हो जाएगा 2r साइन थीटा बाय 2। आर साइन थीटा बाय 2, 2r साइन थीटा बाय 2 होगा बेटा असल में। तो यह असल में मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। ठीक है, इसको मैं अभी बस थोड़ी क्लासेस के बाद में जब मैं सदिश पढ़ाऊंगा या मैथ्स में जब आप पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट डिराइव भी कर दूंगा दूसरे तरीके से, बिल्कुल ही दूसरा तरीका, सदिश रूप से। क्लियर है? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो है ना। देखो भाई, मैंने कुछ नहीं करा, इसको उठाकर मैंने यहां पर रखा, यहां पर एक लंब बना दिया ताकि यह एडी और डीबी जो है वो बराबर हो जाए। फिर मैंने लिया एडीसी त्रिभुज, इसमें लिखा मैंने साइन थीटा बाय 2, क्योंकि असल में कोण कितना? थीटा बटा 2। तो यहां से एडी का मान आ गया बेटा, और एडी और डीबी बराबर थे। तो अगर यह दोनों आपस में बराबर है तो जो एबी है उसे मैं लिख सकता हूं 2 गुना होगा एडी का। तो बस यहां पर जो एबी होगा वह बराबर हो जाएगा 2r साइन थीटा बाय 2 के। क्लियर है? चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो भाई, चाहिए तो, बाकी आपको आगे कहानी तो मिल ही जाएगी। ठीक है, हाँ भाई, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है ना। आगे और भी
एक दो सवाल है, आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो। इसका एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिख लो चाहो तो, है ना। फिर आगे मैं एक दो और सवाल खुद से करवा दूंगा, है ना। ये सवाल मैं और डिस्कस करना चाह रहा था, साइन थीटा कैसे आया बेटा। देखो साइन थीटा कैसे आया, साइन थीटा ये, अरे यार साइन थीटा क्या होता है ना। साइन थीटा अगर मैं कोई भी एक त्रिभुज बना रहा हूँ बेटा, तो साइन थीटा क्या होता है, सामने वाला जो भुजा होती है ना बटा यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। जो सामने वाली भुजा होगी परपेंडिकुलर होगी, इधर वाली भुजा हाइपोटेन्यूज कहलाती है ना बेटा। अब हमारे पास थोड़ा सा समय खत्म हो गया है ना। आगे भी आपकी क्लासेस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ये खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई कर लो, है ना। मैं अगली क्लास में शुरुआत यहीं से करूंगा। हाँ चलो भाई, हाँ अरे बेटा अभी मजे की तो अभी शुरुआत हुई है, अभी देखते जाओ आगे होता क्या क्या है। हाँ चलो भाई, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो जल्दी से बोल दो। अगली क्लास में बेटा 15 मिनट का टाइम है आपके पास, 15 मिनट का गैप होगा। चलो ठीक है भाई, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जितना पढ़ाया उतना रिवाइज कर लेना। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।